अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी में आपने बहुत कई दफ़ा देखा होगा कि जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं और आप समझते हैं कि आपको इसकी शाबाश मिलेगी, बड़ी आपको दाद मिलेगी, वाह वाह होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बाज़ औक़ात आप कुछ भी नहीं करते और शाबाश और क्रेडिट आपके पीछे भाग रहा होता है। तो ये पुलिस में बड़ी आम सी चीज़ है, ऐसा होता रहता है। तो कई काम ऐसे होते हैं हम लोगों के जो हम समझते हैं कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, शाबाश मिलेगी, इनाम मिलेगा और क्रेडिट मिलेगा। पुलिस में क्रेडिट की बड़ी लड़ाई होती है। अच्छे काम जब भी कोई करता है, एक कंपटीशन होता है, प्रोफेशनल जेलसी भी कह सकते हैं, और एक दूसरे से आगे निकलने की एक दौड़ होती है अच्छे काम में। तो होना चाहिए पॉजिटिव वे में इसको लेके। अगर आप करते हैं और समझते हैं कि जब आप किसी दूसरे अफसर से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो आपको पूरे डिपार्टमेंट में आपका नाम होगा, इज़्ज़त होगी। और हमने तो सारी ज़िंदगी यही कोशिश की है। और सीटीडी में ख़ास तौर पे जब मैं रहा हूँ तो मैंने यही देखा है, बहुत से अफसर थे, मैं था, चौधरी असलम साहब थे, राजा उमर ख़ताब साहब, हम सबका आपस में यही कंपटीशन रहता था कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और कोई ऐसा काम हो जाए जिससे हमारी इज़्ज़त भी बन जाए और अफसरान के सामने भी, पब्लिक के सामने भी क्रेडिट हमें मिल जाए हमारे अच्छे काम का। और वही हमारी मेहनत होती थी जिसका हम सिला उसी सूरत में मांगते थे। तो उसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन चूँकि वो पब्लिक के सामने नहीं आता था, मुख्तलिफ़ कानूनी वजूहात होती थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी कि मैं आपको बताऊं कि सीटीडी के काम में, खुफिया इदारों के जो भी काम होते हैं उनमें बेशतर काम ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक के सामने नहीं आते। तो ऐसे काम हुए कि अगर आपको बताए जाएं तो आप दंग रह जाएं कि इस किस्म के काम भी होते रहें सीटीडी में। तो आज मैं एक ऐसा काम आपसे शेयर करूंगा जो कि अगर वो बर वक्त कार्रवाई ना करते हम लोग तो शहर में एक बहुत बड़ी तबाही आ जाती। मैं बात कर रहा हूँ 2011 की। 2011 में भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे और टेररिज्म था पूरे मुल्क में, सुसाइड बॉम्बिंग भी थी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल शिद्दत से अपना काम कर रही थी। उसमें आप देखें कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ थी उन पे अटैक हो रहे थे और मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जो इंस्टॉलेशन थी उनको भी टारगेट किया जाता था। पूरे मुल्क में ही ये सिलसिला था। तो एक इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, मैं उस वक्त एसपी ऑपरेशन था सीआईडी में। तो एक इन्फॉर्मेशन आती है और वो इन्फॉर्मेशन जब ऊपर से मुझ तक पहुंचती है तो उसकी मैं आपको कानूनी वजूहात की बिनात पे ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा खुल के, लेकिन मैं आपको यूँ बताता हूँ कि आपकी दिलचस्पी की जो चीज़ें वो बताता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन जब नीचे आई, एजेंसीज़ के ज़रिए आई थी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे इन्फॉर्मर लेके आते थे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ थी उनके ज़रिए आती थी। और चूँकि उनका नेटवर्क बड़ा है, पूरे मुल्क में है, तो उनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमसे पहले आती थी। तो एक इन्फॉर्मेशन ऊपर से आई कि कराची शहर में सुसाइड बॉम्बर्स आए हुए हैं और 4 मुख्तलिफ जगहों को इन्होंने टारगेट करना है। उस सिलसिले में इन्होंने मुख्तलिफ टीमें बनाई हैं और टीमें ऐसी हैं कि उनका एक दूसरे से रब्ता नहीं है और उन्होंने टारगेट उनके पास हैं ऑलरेडी। और तमाम जो ख़ुदकश हमलावर हैं वो भी शहर में आ चुके हैं। लेकिन उसमें सुसाइड बॉम्बिंग का जो मास्टरमाइंड था, जिसने ये सारा अरेंज किया था कराची में, वो एक शख्स था। तो अब बहुत परेशानी की बात थी, तमाम अफसरान और हम सब सर जोड़ के बैठ गए कि अब किस तरीके से इसको हम एजेंसीज़ भी अपनी लगी हुई थी, उस पर तमाम वफाकी इदारे भी लगे हुए थे, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था। और ये इन्फॉर्मेशन अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी जब उनके पास इन्फॉर्मेशन है, उनको ये पता है इतनी जेक्टें हैं, इतने खुद के हमलावर हैं और मास्टरमाइंड फलाएँ, तो पकड़ते क्यों नहीं हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा उसका इस तरीके से बताता हूँ कि
इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात हमारे पास जो आती है वो ऐसी जगह से आती है, वो इन्फॉर्मर ऐसी जगह होते हैं कि वो आपको बता तो सकते हैं कि भाई ये प्लानिंग हुई है, ऐसा हुआ, लेकिन पकड़वा नहीं सकते। और वो बाज़ औक़ात इन्फॉर्मर उस वक्त ऐसा होता था कि वज़ीरिस्तान में जहाँ ये प्लानिंग हो रही होती थी, इन्फॉर्मर वहीं होता था, बाज़ औक़ात ये होता था उसी नेटवर्क का हिस्सा होता था, और कहीं ना कहीं वो ख़ुद भी शामिल होता था। तो वो इस हद तक तो होता था कि उसको पता था कि कराची की टीम जा रही है। हो सकता है बाज़ औक़ात ऐसे इन्फॉर्मर भी होते थे जो ख़ुद ट्रेनिंग सेंटर में उस्ताद होते थे। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने ख़ुद एक्टिवली इसमें इन चीज़ों में हिस्सा लिया था। तो ट्रेन लोग होते थे, लेकिन वो पकड़वा नहीं सकते थे। बाज़ औक़ात पकड़वाते भी थे, लेकिन ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर से आती थी वो उन लोगों की होती थी जो कि प्लानिंग का पता होता था उनको। वहाँ पे उन जो 4-5 प्लानर होते थे उनमें से एक भी हो सकता था। तो लेकिन जो कराची में जब वो आते थे, ठिकाने का किसी को पता नहीं होता था, ना वो आपको पकड़वा सकते थे, उनके वसाइल इतने नहीं होते थे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आती थी और हम क्यों उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे उनको शुरू में नहीं पकड़ पाते थे। अब ये इन्फॉर्मेशन जब आई तो हमारे पास ये पता था कि इन्होंने पुलिस अफरान को भी टारगेट करना है, और बहुत से गवर्नमेंट के दफातर थे उनको भी इन्होंने टारगेट करना है। सारा मैदान खुला था और कोई पता नहीं था कि कहाँ जाएंगे ये। तो परेशान थी पूरी गवर्नमेंट, और उस वक्त की जो अफसरान हैं, सीनियर अफसरान, उनको भी पता है कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी थ्रेट थी। हम लोगों ने बड़ी उस पर मेहनत की, और तमाम जितने भी अफसरान थे हम सब ने अपने अपने इन्फॉर्मर्स सबको एक्टिव किया। ऑलरेडी इन्फॉर्मर हमारे एक्टिव ही थे, और बहुत से इन्फॉर्मर ऐसे थे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, और अपनी जान हथेली पे रख कर जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाते थे, वो सलूट है उन लोगों को। जब तमाम अफसरान, तमाम एजेंसीज़, हम लोग इसी खोज में लग गए कि किसी भी तरीके से इन दहशतगर्दों को पकड़ना है ताकि ख़ुदकश हमले रोके जा सकें। वो कहते हैं ना, वक्त कम मुकाबला सख्त वाली कहानी थी, और कोई पता नहीं था ये कब शुरू हो जाए काम। तो मेरा एक इन्फॉर्मर था, वो भी नेटवर्क का, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क का हिस्सा था। मैं उसके पीछे पड़ा रहता था कि कोई काम दो, और वो बड़े काम उसने करवाए थे। मैंने काफ़ी उसके पीछे लगा रहा कि कोई किसी तरीके से खोज लगाओ कि कौन आया हुआ ऊपर से। और अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने की है कि टीटीपी का जो भी नेटवर्क कराची में था, उसमें अगर वो सवात के तालिबान थे, टीटीपी सवात, तो वो वही लोग होते थे जो आपस में एक दूसरे के साथ ही ज़्यादातर वो जो भी ऑपरेशन होता था वो उन्हीं तक महदूद रहता था। अगर महसूद होते थे तो उनका ऑपरेशन भी उन्हीं तक महदूद रहता था। बहुत कम ऐसा होता था कि दूसरे जो नेटवर्क थे टीटीपी के, उनके साथ मिलके किया जा होता था। ऐसा जॉइंट ऑपरेशन भी करते थे, लेकिन वो सीक्रेसी इतनी रखते थे कि बहुत ही एक ट्रस्टवर्दी लोगों तक ही वो इन्फॉर्मेशन होती थी। तो ये ऑपरेशन भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सवाती तालिबान कर रहे हैं इसलिए कि उस ज़माने में वो बहुत एक्टिव थे, या महसूद कर रहे हैं, या फिर बाजोड़ के हैं मुख्तलिफ उसके थे, या कराची बेस जो लड़के थे वो कर रहे हैं। अब कराची में जो लश्करी जंगवी और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो टीटीपी के साथ काम कर रहे थे, और मुख्तलिफ जो धड़े थे जहादी तंजीमों के जो लड़के थे जो अपनी तंजीमों को छोड़ के एक ग्रुप बना चुके थे छोटे छोटे, वो भी कर सकते थे। तो इसी दौरान एक इन्फॉर्मर था, और उसने इससे पहले मेरी एक हेल्प की थी जब पोलियो वर्कर्स पे ख़वातीन को उन पे टारगेट करके उनको हिट किया गया था, तो उसमें भी उस इन्फॉर्मर ने मदद की थी। वो एक दिन उसकी मुझे कॉल आती है, उसने मुझे कहा कि सर वो मिलना है। अच्छा, हम फ़ोन पे ये बातें नहीं करते थे, तो मैंने कहा ठीक है। अब मिलने में रिस्क भी होता था कि ये चूँकि नेटवर्क का हिस्सा है, ये डबल क्रॉस भी कर सकते थे, लेकिन बहरहाल रिस्क हमें लेना होता था। तो बताई जगह पे मैं उस इन्फॉर्मर से मिला हूँ, तो वो अपने साथ एक और लड़का लेके आया हुआ था, और वो लड़का होगा बमुश्किल कोई 20-22 साल का लड़का होगा, और वो भी वज़ीरिस्तान से आया हुआ था।
तो ये उसका रिश्तेदार था और उस लड़के की मैं बड़ा मतलब एहतियात करता हूँ, वैसे मिलने से करता था कि मुझे ट्रस्ट नहीं होता था ऐसे लोगों पे जो पहली दफ़ा मिल रहे हैं, लेकिन इसलिए कि अटैक होते थे हम पुलिस अफसरान पे, तो और आपको पता है सुसाइड बॉम्बिंग और दूसरी चीज़ों में यही नौ उम्र लड़के 20-22 साल 18 साल 17 साल यही लड़के इस्तेमाल होते थे। बहरहाल पूरी एहतियाती तदाबीर करके मैं उससे मिला उन लोगों से एक अपने सेफ हाउस में। तो उनसे जब बात हुई, उस लड़के ने बताया कि वज़ीरिस्तान से मुख्तलिफ़ टीमें आई हैं और उन टीमों में से जो लड़के आए हैं, एक लड़का उस लड़के का क्लास फेलो है और वो उसके घर पे ठहरा हुआ है। ये अच्छा, मैंने उससे पूछा, ज़ाहिर है मैंने मुतमईन होना था, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये किसी इरादे से आए हैं या किसी टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो मुझे उसने बताया कि उस लड़के ने ख़ुद भी ट्रेनिंग की थी अफ़गानिस्तान में, उसने 1 साल लगाया था। उसके बाद जब वापस आया था तो वज़ीरिस्तान में भी उसने काम किए और उसके फिर ऐसा होता है कि जब वो वहाँ पर वज़ीरिस्तान में जब एक्टिव था, उसी दौरान उसके वालिद को और भाई को मार दिया जाता है। और वो बज़ाहिर ये कहता है कि इसे शक था कि इसे मारा तालिबान नहीं था, लेकिन कोई नाम नहीं लेता था तालिबान का, और किसी ने मतलब एक होता है ना छुपाया गया इससे। लेकिन इसकी फैमिली को शक था कि चूँकि इसके वालिद वहाँ पे एक्टिव थे उस लड़के के, और एक्टिव थे वहाँ पे तालिबान के ख़िलाफ़, कि जो 9 उम्र बच्चों को यंगस्टर्स को तालिबान जो वर्गला रहे थे, उस सिलसिले में उसके वालिद ने बड़ी मज़ामत की थी। और अपने बेटे के लिए जब उसको लेके गए थे, बेटा तो खुद गया था लेकिन उस वक्त भी उसने बड़ा शोर किया था, और तालिबान के जो इलाकाई ज़िम्मेदार था उससे भी जाके मुँहमारी की थी। तो उस वक्त तो उन्होंने इसको कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़े अरसे बाद उसे बाप को और उसके साथ उसका एक बेटा था, दोनों को मर्डर हो गया उनका। रास्ते में चलते हुए किसी ने गोलियां मार दी, दोनों वहीं पे वो हलाक हो गए। अच्छा, इस लड़के को भी अंदाज़ा था कि इस किस्म के काम और बहुत से लोगों के साथ हो चुके थे। बहरहाल ये उस नेटवर्क का हिस्सा तो था, लेकिन ये खौफजदा भी था, उसे पता था कि इसे भी मार देंगे। तो बहरहाल वो फिर ऐसा होता है कि इसकी वालदा बीमार हो गई, तो ये तालिबान से छुट्टी लेके किसी तरीके से उस नेटवर्क से निकलना ही बड़ा एक अजाब था। लेकिन चूँकि इसकी वालदा बहुत बीमार थी, उनको लेके कराची आ गया पूछ की इजाज़त लेके, और फिर ये कराची से वापस गया ही नहीं। वो मेरा जो इन्फॉर्मर था जो इस लड़के को लेके आया था, वो इस सारे बैकग्राउंड से वाकिफ़ था और इनकी आपस में बहुत बात होती थी। तो इसने किसी तरीके से उस लड़के को इस चीज़ पर राज़ी कर लिया था कि जी आप पुलिस से और गवर्नमेंट से ताउन करो। तो वो इसी सिलसिले में ट्रस्ट करके इसके साथ आ गया था, और उसने बताया कि जो लड़का आया है वो उसके साथ अफ़गानिस्तान में भी रहा है, फिर वज़ीरिस्तान में भी रहा है, और उस लड़के ने ज़्यादा तो इसे नहीं बताया, लेकिन ठहरा इसके पास था। एक दिन इसके पास ठहरा था, और उसके बाद पहले दिन इसके पास ठहरा था। उसके बाद उसको कोई आके ले गया है, लेकिन उसका सामान अभी भी इस लड़के के पास घर पे पड़ा है, कुछ सामान। और उसने बताया कि ये टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा है, और इसको पहले से ही इसको जब साथ ट्रेनिंग पे थे और ऊपर जब वज़ीरिस्तान में अटैक हो रहे थे, तो ये बहुत सी चीज़ों में जो ये फ़ौज से लड़ रहे थे और एजेंसीज़ पे अटैक करते थे, तो ये लड़का पेश होता था। और उस वक्त भी इसने ख़ुद के हमले की, एक होता है ना उस ज़माने में तो बड़ा जुनून चढ़ा हुआ था, तो उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ख़ुद का हमला करूं, और मैं उसका ख्याल था कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा ख़ुद का हमला करके। तो उस वक्त भी तैयार था इस चीज़ के लिए, और कई दफ़ा जो उसका अमीर था उसके सामने इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुका था, अपने जो कुलीग थे उसके जो साथी थे उनके सामने भी। तो जब ये कराची आया तो इनकी बात हुई, इसके पास पहले दिन ठहरा और उसके बाद ये कहीं चला गया। जो इनके आपस में थोड़ा बहुत एक रात है जो डिस्कशन हुआ था, तो उसमें जो इशारों में उसने बात की थी और बड़ा खुश था इशारों में जो उसने भी इस लड़के से बात की, उससे इसको अंदाज़ा था कि ये कुछ न कुछ कार्रवाई कराची में होने जा रही है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी ख़बर थी, और मुझे लग रहा था कि अब मेरे लिए रास्ता इस केस में खुल जाएगा।
तो मैंने उस बच्चे से बात की और तमाम चीज़ें सुनने के बाद हमने प्लान किया। लेकिन मसला ये था कि जिस जगह इस लड़के का घर था वहाँ टोटल आबादी जो थी वो पश्तून आबादी थी और ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान के लोग थे, और नया आदमी वहाँ जाए बहुत मुश्किल था। वहाँ पर किसी तरीके से वहाँ बैठना, वहाँ रेकी करना बहुत मुश्किल था। तो और ये भी पता नहीं था वो जो अगर लड़का आएगा भी या नहीं आएगा, और अगर आया तो उसको उसकी टाइमिंग भी पता नहीं थी। बहरहाल हमें एक चांस लेना था और प्लान किया। पूरा प्लान करके हमने तय किया कि हमने उसके पास फ़ोन था लड़के के पास जो मेरे पास आया था। उसका नाम आप समझें, मैं इसका आपको बता देता हूँ, असल नाम तो नहीं बताता, उसका नाम आप समझें अब्दुल्ला उसका नाम है। अब्दुल्ला से तय किया कि जी ये उसके पास फ़ोन था, और उससे तय किया हमने कि हम वहीं करीबी एक जगह थी, रोड पे एक बसों का अड्डा है, तो वहाँ होटल भी थे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट जैसे चाय के होते हैं। तो कुछ नफरी हमारी जो मोटरसाइकिलों पे एक दो लड़के वहाँ बैठेंगे, और बाकी जो टीम है वो हमारी वहाँ से दूर महफूज जगह पे थोड़ा सा ऐसी जगह पे बैठेगी जहाँ किसी को शक ना हो। अच्छा, ये ऑपरेशन सारे हमारे 90% ऑपरेशन ऐसे ही होते थे कि सादे कपड़ों में होती थी नफरी, और एक आध कोई बहुत कम लोग होते थे यूनिफॉर्म में होते थे, वरना सादा कपड़ों में होते थे। और प्राइवेट गाड़ियाँ होती थी सरकारी गाड़ियाँ, लेकिन प्राइवेट होती थी, पुलिस मोबाइल नहीं होती थी। तो अब हमने चांस लिया, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम था कि ऐसा ना हो कि वो कोई इसी दौरान कुछ हमला हो जाए। प्रेशर भी बहुत था गवर्नमेंट की तरफ से, अफसरान की तरफ से, सब लगे हुए थे, सारे काम छोड़ के पूरी जो CTD CID जो थी इसी काम पे लगी हुई थी। अब होता ही है कि जब आप कोई इरादा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला भी उसमें आपकी मदद करता है। मेरा तो ये ईमान है, और मैंने देखा है ऐसा हमेशा हमारे साथ हुआ है। तो हुआ ये कि वो लड़का कहता है कि मुझे एक दिन उसकी मुझे कॉल आती है, और उसने बताया कि साहब कॉल आई है और वो सामान तो लेने नहीं आएगा, लेकिन उसने मुझे कहीं बुलाया है। अच्छा जी, क्यों बुलाया है? तो कह रहा है उसने मुझसे कोई बात करनी है और मुझे बुलाया है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहा। सामान को इतना ख़ास था भी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे उसने बुलाया है, और मुझे उसने AD सेंटर जो है सोराब रोड का उसके करीब बुलाया है। ठीक है, मैं तो बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, जो ऐसी जगह है वहाँ से हम खामोशी से कार्रवाई कर सकते हैं। बहरहाल वो शाम का टाइम था, मगरिब के करीब ये उससे मिलने गया है। तो हम जब ये लड़का गया है अब्दुल्ला मिलने के लिए, तो उससे पहले ही हम उससे तय कर चुके थे उसने कहाँ उसका जाके वेट करना है, और उसने बिल्कुल AD सेंटर के सामने वो खड़ा हुआ, मुर्दा खाना जहाँ है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, और हम लोग आगे पीछे थे। तो इसी दौरान इसे कॉल आती है, और ये मैंने देखा कि वॉक करता हुआ जा रहा है, और ये इसका जो रुख था, ये अगर आप वहाँ से देखें न्यू कराची वाली साइड पे देखेंगे तो ये उसी साइड पे चलना शुरू हो गया था, और हम रोड के पार आगे पीछे थे ऐसी जगह पे। तो ये थोड़ा सा आगे चला होगा, कोई मैं समझता हूँ कि 100 गज चला होगा। तो एक लड़का सामने से आ रहा था, और ये वही लड़का था जिसने अब्दुल्ला से मुलाकात करनी थी, और अब्दुल्ला को इसने मिलना था यहाँ पर आके। अब जब उस लड़के पे नज़र मेरी पड़ी तो शलवार और कुर्ता पहना था, गोल गला और आस्तीन जो होती है इस टाइप का वो था, जैसे मदरसे के बच्चे पहनते हैं। और उसकी उम्र होगी, उसकी भी ऐसी होगी 20-21 साल उम्र थी उसकी, 22 साल भी शायद ना हो उसकी। तो वो वहाँ से सामने से आ रहा था, और सफ़ेद रंग के मैले से कपड़े थे उसके, सर पे टोपी थी, और पख्तून बच्चा था, देखने में नज़र आ रहा था। तो जब वो आया है वहाँ पे, उससे मिला है, तो हमने उसको वहाँ से नहीं उठाना था। अभी हम देख रहे थे कि ये क्या करता है। इस तय था हमारा कि जब इससे मिल के निकलेगा तो फिर हम इसको पकड़ेंगे। तो अब्दुल्ला से उसने कोई बात की, और अब्दुल्ला को उसने एक ख़त दिया, लिफाफा दिया, जो बाद में पता चला कि उसमें एक ख़त था। बहरहाल वो ख़त उसने उसको दिया, अब्दुल्ला ने जेब में डाला। अब्दुल्ला वापस
पैदल पैदल ईदी सेंटर की तरफ, और वो लड़का दूसरी साइड पे चलना शुरू हो गया। अब मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे उसके साथ कोई और बंदा हो, इसलिए कि वहाँ पैदल ये आ रहा था उस तरफ से, हो सकता है कोई इसके साथ कोई और लड़का भी हो, कोई और आदमी हो, या हो सकता है अकेला हो। तो देखना यही था, इसीलिए हम इसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे, इसको हम देख रहे थे। तो ये वॉक करता रहा, थोड़ा आगे गया तो देखा कि वहाँ पे एक ठेला खड़ा था, और जैसे नहीं कबाड़िए के ठेले होते हैं इस टाइप का एक ठेला खड़ा था, और उस पर एक कबाड़िया था, उस पर सामान वामान पड़ा हुआ था। और शाम का चूँकि मगरिब का टाइम था तो वो कोई वो भी नहीं था कि कोई काम पे निकला हुआ हो। तो वहाँ एक बंदा खड़ा था, उसके ये जाता है उसके पास, और उसके साथ बातें करते हुए ठेले के साथ वो चलना शुरू हो गया। अब हमारे लिए ये था कि भाई यही वो लोग हैं, यही वो ठेले वाला है जो इसका साथी हो सकता है, और था भी ऐसे ही। अभी जैसे आगे गए हैं तो अब होता ये कि लड़का बात करके और रोड पे जैसे बात करते हुए थोड़ा ये चले होंगे 200-250 गज चले होंगे, तो इसने जो अब्दुल्ला से जो लड़का मिला था वो रोड की तरफ अचानक रोड के पार चला गया और ठेले वाला सीधा जाने लगा। अब रोड के पार जो लड़का गया है वो वहाँ जाके खड़ा हो गया, और बस स्टॉप था सामने, एक बस के इंतज़ार में खड़ा हो गया। अब हमें नज़र आ गया कि भाई 2 लड़के हैं, एक सीधा जा रहा है ठेले के साथ और एक बस स्टॉप पे जाके खड़ा हो गया है। अब यही हमारा टाइम था, हमने फ़ैसला किया कि दोनों को अलग अलग हम उठा लें, और हमने यही किया। ठेले वाले को भी एक टीम ने पकड़ा और एक टीम ने उसको बस स्टॉप पे बस में चढ़ने से पहले उसको भी काबू कर लिया। अब ये इतना तेज़ी से ऑपरेशन हुआ कि ये पता ही नहीं चला कि कोई वहाँ से उठ गए हैं। ठेले वाले को ठेले समेत लेके वो हमने अपने ले लिया, हमने अपने जहाँ सेफ हाउस पे लाना था लिया है। अब पता चला कि जो ठेले वाला है, पहले तो ये बात ही नहीं कर रहे थे कोई भी किसी किस्म की, और जब हमने इनसे इंटरोगेशन अलग रही शुरू की, किसी टॉपिक पे आ ही नहीं रहे थे, और ख़ास तौर पे इस लाइन पे आ ही नहीं रहे थे। जो लड़का अब्दुल्ला से मिला था उसका नाम अब्दुल गनी था। अब अब्दुल गनी ये भी महसूद था। इससे जब हमने बात की, ये भी कोई सीधी बात करी नहीं और ऊट पटांग बात कर रहा था, लेकिन कोई हमें उसकी बातों से अंदाज़ा हो गया था कि झूठ बोलो, और वो भी कोई उसकी बात आपस में मिल नहीं रही थी। वो कहने लगे जी मैं मज़दूरी के लिए आया हूँ, हालात ख़राब हैं वज़ीरिस्तान में और मैं मज़दूरी के लिए आया हूँ, और मैं तो मज़दूरी ढूंढता हूँ, फुटपाथ पे सोता हूँ। अच्छा, ठेले वाले से जो हमने बात की, ठेले वाला भी पश्तून था, लेकिन वो कोई कबाड़ी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये उसका कवर था। और उसने इतना टाइम नहीं लिया, और उसने बताया कि जी ये आए हुए हैं, मुझे वज़ीरिस्तान से कॉल आई थी, और उसने एक कमांडर का नाम लिया कि उसने कहा कि जी ये आ रहे हैं और आपके पास ठहरेंगे कुछ दिन के लिए, फिर इन्होंने कहीं जाना है, जब तक आपने इनको अपने पास रखना है। और बकौल उस ठेले वाले के उसने बताया कि 3 और लड़के हैं, जिनमें से ये इसके पास था, इसका चूँकि घर छोटा था और ये अपनी फैमिली के साथ रहता था, तो इसने इसको अपने पास एक लड़के को रखा। बाकी जो 3 हैं वो कहता है कि मैंने एक और रिश्तेदार है मेरा, इत्ता टाउन में रहता है, मैंने उसके पास रखवाए हैं। अच्छा, और इससे जब हमने पूछा कि जी इन्होंने क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी है, कहने लगा जी ये उन्हीं को पता है, और मुझे पता है कि उसका मानना था कि मुझे पता है कि कुछ करने आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे, लेकिन हम मजबूर हैं कि चूँकि वहाँ से एक कमांडर का हुक्म है, और अगर हम उसका हुक्म नहीं मानेंगे हमारे ख़ानदान को वहाँ नुकसान पहुँचाएंगे, तो इसलिए मैंने रखा है इसको। अच्छा, ये कोई झूठ बात भी नहीं थी, गलत भी वो नहीं कह रहा था, इसलिए कि ये ऐसे केसेस में बहुत देखा है हमने कि अगर जो उस इलाके के लोग अगर इनकी टीटीपी के लोगों की मदद नहीं करते थे, तो इनको ख़ानदान को वज़ीरिस्तान में या उन इलाका जहाँ जिस इलाके से भी उनका ताल्लुक़ होता था वहाँ उनको नुकसान पहुँचाया जाता था। यही रीज़न थी कि ये लोग खौफज़दा भी होते थे और उनकी डर के मारे मदद भी करते थे। हमारे लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी थी कि ये लड़के तो हम पकड़ लेते। अब जब हमने इन दोनों मुल्ज़मान को आमने सामने किया, तो फिर वो जो अब्दुल गनी था उसने भी, वो भी ब्रेक हो गया, उसने भी बात मानी कि हाँ जी ये
बिल्कुल हम आए। अब जब वो ब्रेक हुआ तो वहाँ से हमें सही उसकी मदद मिलती है। उसने फिर बताया कि जी हम लोगों ने कराची में बहुत सी जगहों पे 4 टारगेट उनको बिल्कुल तय थे, जबकि कुछ और जगहें भी थी जो अगर वो कोई भी चेंज हो सकते थे, लेकिन 4 टारगेट तो सीधे सीधे थे। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जो हमारा सईदाबाद का, एक वो था। इसके अलावा CTD का ऑफिस था। इसके अलावा इन्होंने एक इमाम बारगाह थी, चले मैं नहीं बताता कहाँ है वो, खाम खा पुरानी चीज़ है, खाम खा खौफ फैलता है इन चीज़ों से। तो एक इमाम बारगाह थी, इनको वो टारगेट करना था। और एक उस वक्त एक अहम सियासी शख्सियत थी, इन्होंने उस पर ख़ुद का हमला करना था। तो ये तो 4 टारगेट थे, बल्कि उसके बाद उसने कुछ और टारगेट बताए, लेकिन इसको उनकी डिटेल पता नहीं थी, लेकिन कुछ और थे कि अगर इनमें से कोई काम नहीं करना तो ये 3-4 और टारगेट थे, उन पे भी हम कर सकते हैं। ये कहना था अब्दुल गनी का। अच्छा, अब अब्दुल गनी ने जब ये बताया तो कंफर्म हो गई सारी चीज़ें। अब हमने उन 3 लड़कों को पकड़ना था और इनसे जब पूछा जी मास्टरमाइंड कौन है इसका, ये तो हमें पता था वज़ीरिस्तान में ये कौन सा ग्रुप कर रहा है, लेकिन अब लोकल जो मास्टरमाइंड था, जो सारा अरेंज कर रहा था, जिसने प्लानिंग की थी, अब उसके बारे में पता करना था। अब वो उस वक्त एक था, उसका भी मैं असल नाम चलें किसी रीज़न से नहीं बताता, तो उसको अब्दुल मन्नान भी कहते थे। अब्दुल मन्नान के लिए उसने बताया कि जी ये भी मोस्ट वांटेड है और बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, सुसाइड बॉम्बिंग का अरेंज करने का, प्लान करने का मास्टर है, और पंजाब में भी काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। तो वो कहाँ रहता है, तो इसने कहा कि जी उसका पता नहीं वो कहाँ रहता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से हमें फ़ोन करता है। और फ़ोन चूँकि इन लड़कों के पास तो फ़ोन थे नहीं, तो एक फ़ोन था जो ये ठेले वाले के पास था, जो यही अब्दुल गनी ने जिससे अब्दुल्ला को कॉल की थी। तो वो उसने बताया कि जी ये ठेले वाले को कॉल करता है और उसके ज़रिए हम में से किसी को बुला लेता है, मिलना होता है, या फिर ख़ुद आता है तो बता देता है कि जी आप लोग घर पे रहें, मैं फ़लाँ टाइम पे आऊँगा। तो हमने फिर उसका नंबर देखा, उसमें ठेले वाले से भी जब बात हुई तो उसने भी, दोनों के बयानात मिल रहे थे आपस में। उस पर हमने जब लोकेशन वगैरह चेक की तो फ़ोन उसके बंद थे। अच्छा, हमने फ़ोन पे भी काम करना शुरू कर दिया उस नंबर पे, और किस किस से राब्ते और टेक्निकली जो भी चीज़ें होती हैं वो हमने एक सिस्टम शुरू हो गया वो भी, लेकिन फ़ोन बंद था। और अब इसको अरेस्ट इसको भी करना था, इसलिए कि यही असल आदमी था। अच्छा, अब इनसे पूछा कि जी सामान कहाँ है। अब सामान इन लड़कों को नहीं पता था। इन्होंने बताया जी जैकटें कराची में पहुंच चुकी हैं, और एक्सप्लोजिव है काफ़ी, वो भी कराची में पहुंच चुका है, और वेपन्स भी हैं। और अब जिस किस्म की सिचुएशन बनेगी, खुद का हमला करना है तो ये वो करेंगे, फ़िदाई हमला करना है तो उसके लिए भी इनका इंतज़ाम है। लेकिन जो कुछ है वो अब्दुल मन्नान ने ही प्लान किया हुआ है। और ये जितने लड़के थे ट्रेन लड़के थे सारे, और इन्होंने एक एक चीज़ मैदान में रह के सीखी भी थी और लड़ी भी थी, इनको सब पता था क्या करना है। बहरहाल हमने क्या किया कि जो ठेले वाला था उसकी पॉइंटेशन पे हमने तार टाउन में रेड किया, और वहाँ से बकिया 3 लड़के जो थे उनको अरेस्ट किया। अच्छा, वो लड़के उम्र में इनसे भी छोटे थे, 17-18 साल के लड़के थे, और मदरसों के बच्चे थे। मदरसे हाई उनको जब तालिबान अपने साथ ले गए हैं, जो उस्तादों ने तालिबान के हवाले किया, जहन बनाया होता उस्तादों ने, तो वो लड़के और छोटे होंगे। तो जब 17-18 साल के उस वक्त थे तो उस वक्त तो 2-3 साल से एक्टिव थे, तो और छोटे होंगे ये तो इन्होंने भी ट्रेनिंग ली हुई थी, ये भी खुदकश हमलों के बिल्कुल इनका जहन बना हुआ था। खुशकिस्मती ये थी जहाँ से हमने रेड किया, इनको पकड़ा, इनके पास कोई वेपन नहीं था, कुछ नहीं था, और ये एक ठेले वाले के भाई के या कज़न के घर में रह रहे थे। वहाँ से इनको हमने उठाया और इनको भी हमने महफूज जगह पे मुंतकिल किया। इनसे भी इंटरोगेशन की, इनकी बातें और पहले पकड़े हुए लोगों की बातें एक ही थी। अब हमारे लिए मसला था, ये तो पकड़े गए और बात अभी लीक नहीं हो सकती थी, इसलिए कि अभी
बीच में वो ठेले वाला था और अगर उसको जो अब्दुल मनान था अगर वो रब्ता ना करे, फ़ोन बंद हो तो शक हो सकता था, लेकिन वो अब्दुल मनान का कोई पता नहीं था और फ़ोन उसका बंद आ रहा था। तो हमें अंदाज़ा था कि अब्दुल मनान हो सकता है कि आज कॉल ना करे, और अब्दुल मनान के नेटवर्क का पता नहीं था कि हो सकता है ये पकड़े जो गए हैं, इसलिए कि ठेले वाले को और अब्दुल गनी को तो हमने रोड से पकड़ा था, बाकी 3 लड़के घर से उठाए थे हमने जाके इतार टाउन से। तो जो ठेले वाले ने बताया कि जी मेरे रिश्तेदारों का जो वहाँ रहते हैं उनका तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मेरे ये सब बहुत पहले से कराची में है। बहरहाल जब वोट गए, चांस तो था कि लीक हो सकती थी, लेकिन फिर भी काम तो करना था। अब हमने ढूंढना शुरू किया अब्दुल मनान को। अब्दुल मनान पूरा एक्सप्लोजिव जैकेटें तमाम चीज़ें उसके पास थी और कोई पता नहीं कि आगे और टीमें भी हों, और ये तो सिर्फ 4 लोग थे और इनके सामने 4 टारगेट थे, और अब पता नहीं कि इन्होंने सब ने एक टारगेट पे जाना था या चारों ने अलग अलग टारगेट पे जाना था, कोई पता नहीं था हमें। अच्छा जी, अब अब्दुल मनान का फ़ोन बंद था, कोई लोकेशन नहीं आ रही थी। लास्ट उसकी जो लोकेशन आई थी वो औरंगी टाउन की आई थी, तो उसके बाद फ़ोन उसका बंद था। तो एक दिन गुजर गया, अब रातों हमारे पास टाइम तो कम था, लेकिन हम अपने काम में लगे रहे और बस सारा अब डिपेंड ये कर रहा था या तो अब्दुल मनान कॉल करे उस ठेले वाले को या फिर उसका फ़ोन खुले तो उस पर हम वर्किंग करें। तो उसने कॉल तो नहीं की, लेकिन उसका फ़ोन खुल गया और उसने किसी और बंदे से उसने बात की और उससे बात की और उसने बताया कि जी कोई मेहमान आ रहा है और उसको लेने के लिए जाना है और गाड़ी का बंदोबस्त है उसको करवाना था। गाड़ी चाहिए थी बेसिकली उसको, और कोई फैमिली आ रही थी, तो इसको ड्राइवर और गाड़ी चाहिए थी, इसने खुद जाना था। अब जिससे इसने बात की वो बंदा भी शायद डरता था या क्या था या जानता था, बहरहाल इसको हमें उस वक्त नहीं पता था, बाद में तो पता चल गया। वो जो इसने कहा उसने अरेंज कर दिया गाड़ी का, वो गाड़ी लेके उसने आना था इससे मिलने के लिए। अब जो इन दोनों के दरमियान तय हुआ जिस मकाम पे इन्होंने मिलना था, अब वो मकाम था गुरु मंदिर। अब गुरु मंदिर से इसने इसको मिलना था, इन्होंने वहाँ से इन्होंने गाड़ी में जाके फिर फैमिली आ रही थी और फैमिली को इन्होंने उठाना था सोहराब रोड से, लेकिन जिस बंदे की गाड़ी थी वो बंदा रहता था गुरु मंदिर के पास ही कहीं सोल्जर बाज़ार में कहीं रहता था और गाड़ी उसके पास थी। अब हमारे लिए बड़ा अच्छा था, वहाँ एक सबील वाली मस्जिद है, उसके पास इनकी प्लानिंग हुई कि जी दूसरे दिन उन्होंने असर की नमाज के बाद इन्होंने वहाँ मिलना था और ये वहीं पे अब पहचाने कौन इन दोनों को, इसलिए कि ये भी मसला था। लेकिन फ़ोन उसका जो इनका तय हुआ था उसके बाद अब्दुल मनान का फ़ोन बंद हो गया, लेकिन वो जिस बंदे से उसने बात की थी उसका फ़ोन खुला हुआ था। अब वो उसको भी हम मॉनिटर कर रहे थे और वो बंदा वहाँ आया और वो दोनों ने अंदर मस्जिद में नमाज़ पढ़ी हमारे साथ। अब वो लड़का भी था एक गाड़ी में और एक वो ठेले वाला भी था, अलग अलग गाड़ियों में हमने इनको बिठाया हुआ था ताकि शनाख्त में आसानी हो। लेकिन जब वो नमाज के लिए गए तो इनमें से दोनों में से कोई उसको शनाख्त नहीं कर सका, या जिस तरह पहले से वो निकल गया, इनको समझ नहीं है दोनों को, और दोनों अलग अलग थे, दोनों को ही नहीं पता चला। तो अब इनकी अंदर मुलाकात हुई, हमारे 1-2 लोग हमारी भी अंदर गए, वो भी नमाज़ पढ़ रहे थे। तो उसके बाद जब ये निकले तो उसमें फ़ोन तो अब्दुल मनान का बंद था, उस जो गाड़ी वाले का खुला हुआ था। जब ये वापस आए हैं और पैदल चलते हुए बाहर ये रोड की तरफ आए तो थोड़ा आगे जाके पीछे कहीं गाड़ी खड़ी थी, तो उसने जैसे ही मस्जिद से निकल के थोड़ा चलना शुरू किया है तो जिस साइड पे वो ठेले वाला बैठा था, हमारी एक प्राइवेट वैन में बैठा था, तो उसने अंदर से बताया, उसने शनाख्त कर लिया अब्दुल मनान को और उसने बताया कि ये अब्दुल मनान है। अब अब्दुल मनान जिसके साथ जा रहा था वो भी एक पश्तून था और दोनों जा रहे थे। कोई महसूद था बाद में जब उसे पकड़ा, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं था, वो एक टैक्सी ड्राइवर था बेसिकली और इनके गांव का ही था। तो आपको पता है खौफ में लोग काम करते हैं, तो वो बेचारा भी कोई क्रिमिनल तो था नहीं, लेकिन इनके डर से ही जो ये कह रहा था
इसने वो करना था। और इसको अब्दुल मनान को सब जानते थे कौन है क्या है। तो जब ये गाड़ी के पास पहुँचे तो हमें तो पता चल गया था कौन है ये। हम लोगों ने इनको वहीं पे गाड़ी में बैठने से पहले ही दोनों को हमने उठा लिया, अब्दुल मनान को भी और टैक्सी ड्राइवर को भी। हम इनको ले गए वहाँ से। अब हमारे सामने बज़ाहिर पूरा गेम खुल चुका था और अब्दुल मनान ने तो एक कहते हैं ना एक थप्पड़ भी नहीं खाया, बैठ गया। उसने बात शुरू कर दी और उसने जो बात बताई वो तो हमारे लिए बहुत परेशान कुन थी। उसने बोला ये एक ग्रुप नहीं है, एक और ग्रुप है जिसमें 4 लड़के और हैं और जो वेपन है वो भी उनके पास है और जो जैकेटें हैं वो भी उनके पास है और इनके पास कुछ भी नहीं है जो ये पकड़े। उसने बोला ये ठीक है, ये इन्होंने भी खुद के हमले करने, लेकिन जो एक और ग्रुप है वो किसी और जगह पे है, जैकेटें उनके पास और उनके पास SMGs हैं, उनके पास एक्सप्लोजिव है और वो ट्रेंड लोग हैं लड़ने के लिए। वो ग्रुप था जिसने फिदाई हमले करने थे। अच्छा जी, ये बड़ी ख़तरनाक बात थी। अब क्या करें? और वो कहाँ हैं? बताया जी वो मंगो पीर में मिलेंगे। मंगो पीर में किसी जगह पे हैं, लेकिन उसमें हैं एक ही जगह पे और वो जगह भी इसी ने अरेंज की थी। तो अच्छा, जितना बड़ा इसका नाम था अब्दुल मनान का, उस हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से, लेकिन चूँकि हाईली मोटिवेटेड लोग होते हैं और ये इनके जहन में ये होता है कि जी हम एक कॉज के लिए जान दे रहे हैं या जान ले रहे हैं, तो फिर जब पकड़े जाते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बैठ के शुरू हो जाते हैं, एक एक चीज़ खोल के रख देते हैं। तो अब्दुल मनान भी उन लोगों में से एक था। हम गए हैं जी इसकी पॉइंटेशन पे, जब हमने पहले उस एरिए को हमने देखा है अच्छे तरीके से और एक छोटा सा घर था और घर क्या था, एक कमरा था और छोटा सा सहन था। तो इससे पूछा कि जी ये लड़ेंगे या वेपन और जैकेटें किस तरीके से हैं। तो उसने बताया कि वेपन और जितनी चीज़ें हैं एक बॉक्स में हैं, वो सारा वो एक वो है चारपाई समझ लें, बेड समझ लें, उसके नीचे है और उस पर बिस्तर भी हैं सब। और ये लड़के जहाँ सोते हैं बज़ाहिर उनके पास खुला वेपन तो नहीं है, लेकिन उस बॉक्स में ज़रूर है। अच्छा, उसमें खुशकिस्मती ये थी कि उस बॉक्स को लॉक इसने किया और ये ख़ुद भी वहीं रहता था और चाबी भी इसके पास थी और वो लोग वहाँ रह रहे थे। और जब हमने उसको कॉर्डन करके जब हमने रेड किया है, उसमें हम लोग अपना पूरे एक ट्रेन लोग थे हमारे, हम लोग जिस तरीके से हमारी टीम उस पर फ़ौरन उन्होंने ऊपर चढ़े हैं चारों तरफ से और एक साथ 4-5 लोग अंदर कूदे और दरवाज़ा हमने उसको अंदर से जब टीम पहुंची बाहर से दरवाज़ा, उसको पूरा इंतज़ाम था हमारे पास, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। तो हमारे लोग इतने माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त काम हुआ, वो अंदर सो रहे थे कमरे में और चूँकि हमने रेड रात को किया था तो वो सो रहे थे और अगर जाग भी रहे होते तो उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए कि चाबी तो थी नहीं। तोड़ने में जब तक वो ताला तोड़ते या लड़ने की तैयारी करते, जब तक हमारी टीम अंदर पहुंच चुकी थी उनके सरों पे और उनको सबको काबू किया और अरेस्ट किया। तो एक संदूक मिला, आप उसको एक पुराना टीन का और 2-3 और छोटे छोटे थैले मिले। तो आपको याद होगा एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मैंने और आईजी साहब थे और दूसरे अफसरान थे और डीजे कॉलेज के कॉमर्स कॉलेज के साथ ये ग्राउंड है रेंजर्स हेडक्वार्टर और कॉमर्स कॉलेज के बीच में। तो वहाँ पे एक्सप्लोजिव लाया गया था, वहाँ हमने तमाम चीज़ें बम डिस्पोजल स्क्वाड से हमने नाकारा करवाई थी, पूरा मीडिया वहाँ था। तो बड़ा एक बहुत बड़ा केस था और उसमें जैकेटें मिली थी, एक्सप्लोजिव, बहुत सारी चीज़ें थी। तो चूँकि बहुत सारे इस केस को मैं ज़्यादा खोल के इसलिए नहीं कह रहा, उसमें बहुत सी लीगली चीज़ें ऐसी हैं शेयर नहीं कर सकता और कुछ केस की नौयत ऐसी थी। तो ये ग्रुप बहुत सी चीज़ों में था और हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने जिस तरीके से इनको गिरफ़्तार किया उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ और इन्होंने जो प्लानिंग बताई, अगर वो चीज़ें हम ना इनसे रिकवर करते और ये ना पकड़े जाते और ये तमाम जो प्लानिंग इनकी जिस तरीके से हमने नाकाम की, अगर इस तरीके से ना होता तो शहर में बहुत बड़ी तबाही होती।
तो इसमें से कुछ चीज़ें मीडिया पे आई और ज़्यादातर चीज़ें नहीं आई, लेकिन हमने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया, हमें सुकून था और हमें बड़ी खुशी थी कि हमने एक ज़बरदस्त काम किया है। हमें उसकी बज़ाहिर मीडिया में तो एक छोटी सी एक कवरेज मिली, कवरेज तो खैर ठीक ठाक मिली, लेकिन वो पूरी चीज़ें हमने शेयर नहीं की मीडिया में। और हमारे अफसरान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी उस वक्त वाह मिली और बड़ी शाबाश मिली, हमें बहुत से इनामात भी मिले। और हाई प्रोफाइल एक टेररिस्ट नेटवर्क था जो पकड़ के हमने कराची शहर को तबाही से बचाया।